अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ दबूर तब्रेज़ गुल फ्रॉम डिस्कशन फोरम टीम। आज का सेशन हमारा एक क्रिटिकल एनालिसिस का सेशन है वेयर वी विल बी एनालाइजिंग द टू स्टेट सोल्यूशन। इसे प्रेजेंट करने के लिए अहमद इस्माइल एज अ स्पीकर हमारे साथ मौजूद हैं। सो अहमद, विदाउट एनी डिलेज आई विल लेट यू टेक ओवर। यू कैन शेयर योर स्क्रीन एंड स्टार्ट व्हेनेवर you are ready. Assalamu alaikum warahmatullah. Can someone confirm if my slides are visible? Yes, your slides are visible. Okay, just give me 1 minute. Uh, Take your time. okay, Bismillahirrahmanirrahim. Uh, so आज का जो टॉपिक है analyzing two state solution, religious, moral and political perspective. Uh, I know कि ये टॉपिक पिछले 1 साल से तो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने भी डिस्कस किया है। इसके ऊपर बहुत सारे व्यू पॉइंट्स हैं, इसके ऊपर बहुत सारे एंगल से लोगों ने इसको एनालाइज किया है। और इसमें एक पॉजिटिव एलिमेंट तो ये निकलता है कि एटलीस्ट इस टॉपिक के ऊपर अब लोग बोल भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, एंड इसके ऊपर जो नॉइज है वो भी क्रिएट हो रही है, अवेयरनेस बढ़ रही है। बट एट द सेम टाइम एक बेसिक सवाल ये ज़रूर हम सबके जहनों में आता है कि हम अभी आज इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं, और पिछले 1 साल से ये क्यों टॉपिक हम सब लोगों की नज़रों से गुजरा है, या इतनी वायरलिटी इस टॉपिक को क्यों मिल रही है। टू स्टेट है क्या? सो वी डिस्कसिंग इट टुडे। एक दो पॉइंट्स जो मैं बताना चाहता हूँ आपको कि हिस्टोरियन को, रीसेंट टाइम्स के हिस्टोरियन को उठा के देखें जिसने इस टॉपिक के ऊपर काम किया है, तो दे अग्री ऑन दिस वन पॉइंट कि दिस पैलेस्टाइन क्वेश्चन इज द लॉन्गेस्ट पेंडिंग इशू ऑफ द कॉलोनियल एरा। तो एक लास्ट जो कॉलोनियल एरा का इशू पेंडिंग है इस वक्त, वो दैट इज द पैलेस्टाइन इशू। इसका मैग्नीट्यूड और स्केल इतना बड़ा है कि किसी भी और इशू के ऊपर इसको फोकियत मिल जाती है और इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। और इसीलिए नॉट जस्ट इन द मुस्लिम वर्ल्ड, बट कि रिसेंट टाइम्स के अंदर अगर आपने ये ट्रेंड फॉलो किया हो अक्टूबर 7 के बाद, तो इवन वेस्ट के अंदर भी एक बहुत बड़ा मॉरल कनंड्रम इस इशू के ऊपर क्रिएट हुआ। और द बिगेस्ट एंड द मोस्ट फेमस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, वहाँ पे आपको नजर आया कि लोगों में एक अवेकनिंग हुई और लोगों ने इस इशू के ऊपर एक स्टैंड लिया, जो कि लार्जली जो कि गवर्नमेंट में इस टाइम लोग हैं, द पावर्स दैट बी, उनके अगेंस्ट था। सो इसलिए इसकी जो स्केल है उसके ऊपर कोई डिनाई नहीं कर सकता। सो नॉट जस्ट इन द मुस्लिम वर्ल्ड बट इन द वेस्टर्न वर्ल्ड एज वेल, इस इशू के स्केल के ऊपर एक कंसेंसस है। क्योंकि ये बहुत अरसे से पेंडिंग है, तो इसलिए ऑब्वियसली दिस इशू टेक्स प्रेसिडेंस ओवर एवरी अदर इशू दैट इज हैपनिंग एनीवेयर इन द वर्ल्ड। नंबर 3, हम चूंकि रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू को हमेशा अपने उसको मलहूज़े खातिर रखते हैं, सो हमारे लिए भी ये इशू जो है ये फ्रॉम अ रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसके पीछे एक रीज़न तो ये भी है कि जो हदीस है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि उम्मा इज़ लाइक बॉडी, तो वो हदीस ऑब्वियसली यहाँ पे बड़ी फिट बैठती है। बट एट द सेम टाइम जितने भी एंड ऑफ टाइम के पर्सपेक्टिव्स हैं, from that perspective as well, this issue is always on top of mind of the Muslims. What we have done about it, that is debatable, but at least from this perspective कि ये issue उम्मा के लिए important है, इसके ऊपर कोई debate नहीं की जा सकती. So that is why we are having a discussion about it, and we'll try कि हम एक पर्सपेक्टिव से इसको देखें। मे बी इस पर्सपेक्टिव से ये पहले भी आप लोगों ने देखा हो, या इस पर्सपेक्टिव को किसी ना किसी जगह पे कवर किया गया हो, बट एक अप्रोच हम लेने की कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन के ऊपर, द पैलेस्टाइन क्वेश्चन, एंड एनालाइज करने की कोशिश करेंगे इस इशू के अंदर जो टू स्टेट सॉल्यूशंस वाली एपिसोड है उसको। सो व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस सेशन? नंबर 1 तो ये कि वील टेक अ क्विक स्ट्रोल थ्रू हिस्ट्री, और हम जो मेजर हिस्टोरिक लैंडमार्क्स हैं उनको वन बाय वन डिस्कस भी करेंगे, बट वील टेक अ क्विक स्ट्रोल थ्रू द हिस्ट्री फर्स्ट एंड देन विल जूम इनटू डिफरेंट एलिमेंट्स। एंड वाइल डूइंग दैट हम इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स को डिस्कस भी कर रहे होंगे, उनका इम्पैक्ट ऑन दी ओवरऑल डिस्कोर्स भी देख रहे होंगे, एंड ये करते हुए साइमल्टेनियसली व्हाट वी वांट टू डू इज कि हम ये भी देखें कि ओवरऑल बिग पिक्चर के अंदर उस पर्टिकुलर इंसिडेंट ने किस तरीके से पूरे के पूरे डिस्कोर्स को चेंज किया,
एंड टू स्टेट सोल्यूशन जब स्टार्ट हुआ तो उस वक्त क्या था, एंड ओवर द कोर्स ऑफ मैनी मैनी इयर्स एंड डेकेड्स नाउ वो किस स्टेट के ऊपर इस वक्त पहुंचा हुआ है। और उसके बाद हम जो पैलेस्टाइन का इशू है उसको वो कैसे रीडिफाइन होता रहा, इस कॉन्टेक्स्ट में भी इस डिस्कशन को लेकर जाएंगे। एंड फाइनली आज के दिन हम कहाँ पे खड़े हैं, व्हाट आर द इमिनेंट प्रॉब्लम्स दैट द पैलेस्टीनियंस आर फेसिंग, उनको हम डिस्कस करेंगे। एंड ऑब्वियसली टुवर्ड्स द एंड फिर हम एक Q&A करेंगे। सो आई ट्राई कि इस को मैं बहुत ज्यादा ड्रैग ना करूं एंड वी कैन मूव ऑन टू द डिस्कशन साइड ऑफ थिंग्स एंड द क्वेश्चन एंड आंसर साइड ऑफ थिंग्स एज वेल, और उसके ऊपर भी हम एक डेडिकेटेड टाइम जो है वो स्पेंड कर सकें। So first of all, how do we approach this question of two-state solutions, or how do we analyze two-state solutions? अगर आप different perspectives की बात करें, where we can, through which we can actually look at the two-state solution, तो उसके अंदर चार major perspectives आपको नजर आते हैं, जिसके ऊपर even आपके जो literary works हैं वो भी इन्हीं चारों buckets के around ही ज्यादातर revolve करते हैं। इसके अलावा बहुत ही रेयर है कि किसी और बकेट के अंदर पैलेस्टाइन या टू स्टेट सोल्यूशन को एनालाइज किया जाता हो, और अगर होता भी है तो वो इसी के स्कोप के अंदर अंदर आ जाता है। वो चार क्या है? नंबर वन इज द हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव। डिफरेंट हिस्टोरियंस ने जब इस क्वेश्चन को डिस्कस किया या केस फॉर इसराइल प्रेजेंट करने की कोशिश की, तो उसमें उन्होंने हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव को डिस्कस किया। विल सी कि किस तरह से उन्होंने डिस्कस किया, बट ऑब्वियसली हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव इज वन ऑफ द पर्सपेक्टिव्स। Second is the political perspective, or you can say the practicality element of it, कि टू स्टेट सोल्यूशन का पॉलिटिकल रीजंस क्या हैं उसको लेकर आने के, एंड उसकी प्रैक्टिकलिटी क्या है। ये दोनों पर्सपेक्टिव्स इसी एक बकेट के अंदर आप डाल सकते हैं। थर्ड इज द रिलीजियस पर्सपेक्टिव। सो इसमें जुडेश, जो जुडेज्म की साइड है वो भी, एंड देन द मुस्लिम साइड, क्रिश्चियनिटी की साइड। आई थिंक आफ्टर द कोलैप्स ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, और आई वुड से कि वहाँ पे एथियज्म का जब राइज हुआ तो उसके बाद से क्रिश्चियनिटी की साइड काफी हद तक वीक हो चुकी है। मेजर कंटेस्टेंट्स फ्रॉम रिलीजियस साइड जो है इसके अंदर वो ज्यूज या मुस्लिम्स ही हैं। सो रिलीजियस साइड ऑफ इट, एंड देन फाइनली द मॉरल साइड। अब मॉरल साइड को मैं रिलीजियस साइड से डिस्टिंग्विश किसी वजह से कर रहा हूँ, क्योंकि हम तो, हमारा बिलीफ ये है कि इस्लाम कभी भी मोरालिटी के अगेंस्ट तो नहीं प्रीच कर सकता किसी भी चीज को, बट हमें ओवरऑल लैंडस्केप के ऊपर इस तरह के लोग नजर आते हैं जो कि रिलीजियसली सेम इंटरसेक्शन में नहीं हम उन्हें प्लेस कर सकते, लेकिन वो सही मॉरल ग्राउंड्स की बेसिस के ऊपर वो सही कॉज को सपोर्ट करते हैं। हैंस मोरालिटी की साइड हम इसको फर्क कर सकते हैं, और इसके अंदर, इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर आप वाइडर स्कोप ऑफ थिंग्स के अंदर आप जो रिसेंटली साउथ अफ्रीका ने केस किया इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, या फिर आप इसके अंदर जो लिटरेरी वर्क्स ऑफ नॉर्मन फ्रिंकनस्टीन या नॉम चॉम्स्की या और बहुत सारे इस किस्म के लोग हैं जो कि नॉन मुस्लिम्स हैं, आप उनको भी इसी ब्रैकेट के अंदर डाल सकते हैं। हेंस देयर इज अ डिफरेंट बकेट जो कि आपको नजर आ रही है, विच इज द मोरालिटी साइड ऑफ थिंग्स। सो ये चार डिफरेंट बकेट्स हैं। आज के सेशन के अंदर विल फोकस primarily on the historic perspective. We'll touch a little bit upon the political side of it, but majorly हम historic perspective ही को डिस्कस करेंगे। Naturally जब हम मेजर लैंडमार्क्स ऑफ हिस्ट्री के गो थ्रू कर रहे होंगे तो उसमें पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव भी कवर हो रहा होगा, बट आज का सेशन, आई होप के दिस विल बी फर्स्ट सेशन ऑफ सीरीज ऑफ सेशंस, उसके अंदर हम हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव को देखेंगे, हाउ दिस पर्सपेक्टिव वाज डेवलप्ड ओवर द कोर्स ऑफ इयर्स, क्या मेजर इवेंट्स हुए, उन इवेंट्स ने किस तरीके से ओवरऑल कॉज को शेप अप किया, पैलेस्टीनियन कॉज को, एंड देन इवेंचुअली आज हम जहाँ पे खड़े हुए हैं ये चीज हमें रेट्रोस्पेक्ट में जब हम देखेंगे तो हमें क्या लेसन्स देती है, व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम ऑल ऑफ दिस, इस चीज के ऊपर हम बात करेंगे। अ, एक चीज जो कि हम इस पूरी एक्सरसाइज में कर सकते थे बट मैंने उसको इंटेंशनली फिलहाल टच अपॉन नहीं किया, इसके देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ अ स्पेक्ट्रम ऑफ ओपिनियंस, जो कि आफ्टर दिस होल प्रेजेंटेशन भी आपको फील हो रहा होगा कि आपके भी जहन में वो ओपिनियंस बनते हैं, और वो स्पेक्ट्रम ऑफ ओपिनियंस बहुत सारे लोगों के एग्जिस्ट करते हैं इस वक्त। मैं फिलहाल उसको कॉशियसली डिस्कस नहीं करना चाह रहा, और उसके पीछे रीजन ये है कि आफ्टर दिस सेशन व्हाट आई वांट इज कि यू आर एबल टू गेज फर्स्ट ऑफ ऑल कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, एंड उनके मोरल ग्राउंड्स के ऊपर या रिलीजियस ग्राउंड्स के ऊपर किस हद तक वो वायबल हैं या किस हद तक वो सही
साबित होती हैं, एंड देन उसकी बेसिस के ऊपर यू कम अप विद आर्गुमेंटेशंस, एंड देन इन द फॉलोइंग सेशन वी कैन डिस्कस दैट। मूविंग ऑन, ये वो बेसिकली आपके जहन में पिक्चर है जो कि हर बंदे ने देखी होगी आई बिलीव। अगर आप थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड हैं इस पैलेस्टाइन एंड इसराइल इशू के ऊपर, तो आपने डेफिनेटली ये पिक्चर देखी होगी। इट शोज के किस तरह 1946 से लेके 2012 तक इसराइल ने अपना स्पैन ऑफ कंट्रोल जो है वो एक्सपैंड किया, एंड पैलेस्टाइन का जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है वो वीक से वीक होता चला गया। नाउ इसके अंदर जो दो सेंटर की पिक्चर्स हैं ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लेफ्ट की और राइट की पिक्चर्स ही ज्यादातर हमारे जहनों में रहती हैं, सेंटर की पिक्चर्स नहीं रहती। बट टू अंडरस्टैंड द हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स आपको ये दो पिक्चर्स अपने जहन में रखनी है। द सेकेंड पिक्चर फ्रॉम लेफ्ट इज द यूएन प्लान विच वाज द पार्टीशन प्लान, एंड द थर्ड पिक्चर इज द बॉर्डर्स जो कि 1967 के टाइम पे थे। नाउ पीपल एंड गवर्नमेंट्स कीप रेफरिंग टू द 1967 बॉर्डर्स, सो आपको इसको लाजमी अपने जहन में रखना है कि हाउ डज इट लुक लाइक, because this is the shape of the two states that अगर हम बहुत ही मतलब आप समझ लें कि ऑप्टिमिस्टिक होके सोचें या इन द बेस्ट ऑफ वर्ल्ड्स भी सोचें, जो वर्ल्ड इज रेडी टू गिव टू द पैलेस्टीनियंस, वो क्या है, दैट इज द थर्ड पिक्चर जो कि आपको स्लाइड में नजर आ रही है। नाउ whenever you're talking about the two state solutions, जो पहली चीज जहन में आती है वो ये आती है कि इस डिस्कशन को आप शुरू कहाँ से करें। ये एक ऐसी चीज है जो कि इतनी जम्बल्ड अप हो चुकी है, ये आर्गुमेंटेशन या द क्वेश्चन ऑफ पैलेस्टाइन इन इजराइल, कि इसका सिरा ढूंढना सबसे पहले आपके लिए मुश्किल हो जाता है। अगर आप इसको 48 से स्टार्ट करते हैं तो क्वेश्चन आ जाता है कि ऑटोमन्स के टाइम पे क्या हुआ, ऑटोमन्स पे जाते हैं तो क्वेश्चन आ जाता है कि अरब कॉन्क्वेस्ट के टाइम पे क्या हुआ। सो ये बैकवर्ड्स एक डिस्कशन स्टार्ट हो जाती है, हेंस इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट एग्री करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और हर बंदा जो अपनी आर्गुमेंटेशन देना चाहता है वो पिक एंड चूज करता है इसके स्टार्टिंग पॉइंट को अपनी आर्गुमेंटेशन को फिट इन करने के लिए। बट व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज कि हम मेजर टाइमलाइंस डिस्कस करेंगे इसके अंदर, कि मेजरली जो मेजर इवेंट्स हुए वो किन किन टाइम्स के ऊपर हुए, एंड देन फिर हम उसके अंदर जूम इन करेंगे उन डिफरेंट टाइमलाइंस के ऊपर। सो स्टार्टिंग पॉइंट जो जितना आप पीछे जा सकते हैं वो आप जा सकते हैं बेसिकली 900 BCE के अंदर, विच वाज व्हेन द किंगडम ऑफ जुडेया एग्जिस्ट करता था। और उस वक्त चूंकि हजरत मूसा के टाइम पे सबसे पहले ज्यूज केम इनटू दिस लैंड एंड दे कॉन्कर्ड इट आफ्टर द टाइम ऑफ मोसेस, और उसके बाद वहां पे किंगडम बना ऑफ सोलोमन एंड डेविड, एंड देन द रूल ऑफ द डेविडिक लाइन वाज कॉल्ड द किंगडम ऑफ जुडेया। सो ये वहां से डिस्कशन स्टार्ट की जाती है जब भी आप टू स्टेट सोल्यूशन की बात करते हैं। एंड व्हेन पीपल से कि द ज्यूज इन्वोक तोरा फॉर द डिस्कशन ऑफ टू स्टेट सोल्यूशन, तो दिस इज व्हाट दे आर रेफरिंग टू। उसके बाद 630 इश एडीज में एडी में सरेंडर हुआ ऑफ जेरूसलम। द कीज वर हैंडेड ओवर टू द कैलिफ एट दैट टाइम हजरत उमर, एंड उसके बाद से फिर एक एरा स्टार्ट होता है जिसके अंदर मुस्लिम रूल ओवर जेरूसलम इस्टेब्लिश हुआ। उसमें बहुत सारी एपिसोड्स ऐसी भी हैं जो कि मुस्लिम के हाथ से गया एंड देन फिर वापस आया। सो इग्नोरिंग ऑल ऑफ दैट, टिल 1917 इट रिमेन्ड इन मुस्लिम कंट्रोल। हमारी ग्रिप स्ट्रॉन्ग एंड लूज होती रही, बट इट वाज इन द मुस्लिम कंट्रोल। इट वाज एन इंटरनेशनल सिटी। Every religion was allowed to practice over there during this time period. 1917 में when the first world war ended, उसके बाद एक टाइम स्टार्ट होता है इन द हिस्ट्री ऑफ पैलेस्टाइन जिसको कहते हैं द ब्रिटिश मैंडेट। ब्रिटिश मैंडेट के टाइम पे ऑटोमन्स ने कंट्रोल लूज किया एंड द कंट्रोल वेंट टू ब्रिटिश। एंड इसी टाइम के ऊपर जो बैलफोर डिक्लेरेशन जिसकी बात की जाती है, वो बैलफोर डिक्लेरेशन हुई विच वाज बिटवीन द ज़ायनिस्ट मूवमेंट एंड द ब्रिटिश क्राउन। और उस मूवमेंट के दरमियान, उस मूवमेंट के रिजल्ट में जो डिक्लेरेशन हुई उसमें साइन ऑफ ये किया गया कि ज्यूज को मूव किया जाएगा टू इसराइल, टू पैलेस्टाइन, जो कि उस वक्त पैलेस्टीनियन लैंड था, और वहां पे एक ज्यूइश नेशनल स्टेट बनाई जाएगी। नाउ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन स्टेट इज कि जो लोग जिस जगह पे रहते हैं वो उनकी बेस्ड ऑन देयर, आप कह सकते हैं कि इंडिजिनस पॉपुलेशन उनकी एक स्टेट बना दी जाए। सो ये इन इटसेल्फ एक फ्लॉड कॉन्सेप्ट है, बट इस कॉन्सेप्ट को भी बिट्रे करके बेसिकली उन्होंने कहा कि वहां से माइग्रेट करवा के लोगों को वहां लाया जाएगा एंड एक स्टेट बना दी जाएगी। अब उस इंडिजिनस वाले आर्गुमेंट को डिफेंड करने के लिए बेसिकली द किंगडम ऑफ जुडेया का आर्गुमेंट जो है वो इन्वोक किया जाता है।
सो ब्रिटिश मैंडेट का टाइम शुरू होता है और लास्ट करता है टिल द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। एंड वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे ऑलरेडी अरब पॉपुलेशन ऑफ पैलेस्टाइन हैड रियलाइज्ड कि यार यहाँ पे हमारे साथ एक जो है वो खिलवाड़ हो रहा है, गेम हो रही है, तो उन्होंने इसके ऊपर एजिटेट करना शुरू किया। एंड उस एजिटेशन के रिजल्ट के अंदर ब्रिटिश सेड कि यार ये हमारे बस की बात नहीं है, हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते, एंड दे हैंडेड ओवर द इशू ऑफ पैलेस्टाइन टू द यूएन। एंड दैट वाज व्हेन द फर्स्ट टाइम इट वाज ऑफिशियल कि टू स्टेट हाउ विल इट लुक लाइक। और 181 रेजोल्यूशन जो थी यूएन की वो पास हुई, जिसके अंदर टू स्टेट्स का प्रपोजल दिया गया, एंड इट वाज कॉल्ड द पार्टीशन प्लान। बट जैसे ही ये प्लान प्रेजेंट हुआ, naturally the neighboring Arab countries they retaliated. So although लगता तो ये है कि वो सब ने रिटेलिएट किया एंड तमाम अरब स्टेट्स गॉट डिफीटेड, बट ये कहीं से भी रिटेलिएशन एक यूनाइटेड फ्रंट के ऊपर नहीं थी। सो व्हाट इट लुक्स लाइक इज एंड व्हाट फॉलोड कि ये तमाम नेशंस भी अपने वेस्टेड इंटरेस्ट्स ही को फॉलो करते हुए उन्होंने ये अटैक किया था। इट वाज नॉट अ यूनाइटेड मुस्लिम फ्रंट विच इज हाउ इट शुड हैव बीन, बट ऐसा नहीं हुआ। एंड मुस्लिम जो स्टेट्स थी, अरब स्टेट्स थी, नेबरिंग अरब स्टेट्स, ऑल ऑफ देम गॉट डिफीटेड। एंड इसके रिजल्ट में हुआ क्या, जो पार्टीशन प्लान के अंदर 44% लैंड पैलेस्टीनियंस को मिलनी थी, वो श्रिंक होके तकरीबन 29% तक आ गई। क्योंकि 1948 की वॉर के बाद इसराइल ने बहुत सारी जगहों को कैप्चर कर लिया एक्सेप्ट द वेस्ट बैंक एंड गाजा स्ट्रिप। इसके अलावा तमाम जगहों को इसराइल ने कैप्चर कर लिया। और उसको कैप्चर करने के बाद बेसिकली हुआ क्या, इसराइल ने उसके ऊपर अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश किया, एंड पार्टीशन प्लान की वो जो लैंड पैलेस्टीनियंस को डेडिकेट करने की का यूएन ने रिकमेंडेशन दिया था, वो उससे भी कम लैंड रह गई पैलेस्टीनियंस के कंट्रोल में, एंड अरब स्टेट्स लॉस्ट। नाउ यहाँ पे ये सवाल आता है कि क्या अरब स्टेट्स को उस वक्त रिटेलिएट करना चाहिए था, या जो पैलेस्टीनियंस थे उनको ये टू स्टेट्स का जो फॉर्मूला था ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था। दिस इज द बेसिक क्वेश्चन दैट अराइजेस एट दिस इंपॉर्टेंट जंक्शन, एंड यू हैव टू कीप इट इन माइंड, एंड देन टुवर्ड्स द एंड हम इस सवाल का जो जवाब है वो लेके जा रहे होंगे। नाउ इसके बाद बहुत सारी चीजें हुई, बट मेजर इसके बाद माइलस्टोन था, दैट वाज द 1967 वॉर, जिसके अंदर इसराइल ने फर्दर एनेक्सेशन की और वेस्ट बैंक इंक्लूडिंग ईस्ट जेरूसलम को भी कैप्चर कर लिया, एंड इजिप्शियन साइनाई एंड गोलान हाइट्स जो कि सीरियन थी, इन दोनों जगहों को भी कैप्चर कर लिया। और इस टाइम पे फिर यूएन रेजोल्यूशन 242 पास होती है, जिसके अंदर दो मेजर पॉइंट्स हैं। नंबर वन इज कि यूएन ने कहा कि आपको अलाउड नहीं है टू कैप्चर लैंड थ्रू वॉर। सो ये इसराइल को उन्होंने एक तरह से स्नब किया, बट एट द सेम टाइम यूएन ने अरब स्टेट्स को encourage किया टू एक्सेप्ट इसराइल्स स्टेटहुड। सो ये इट वाज अ डबल एज sword. 242 has always been a double edged sword. फॉलोड बाय फिर 1973 में भी एक वॉर हुई, जिसको योम किपुर वॉर कहते हैं। 67 वाज द सिक्स डे वॉर एंड 73 इज द योम किपुर वॉर। और उस वॉर के अंदर जो है वो वॉर कुछ टाइम के लिए लास्ट की, बट उसके बाद इंटरनेशनल प्रेशर के ऊपर फिर अरब स्टेट्स को उस वॉर से भी बैकआउट करना पड़ा। एंड देन फिर 338 रेजोल्यूशन आती है, जिसमें बेसिकली सीज फायर का कहा गया फ्रॉम यूएन। देन 79 के अंदर होते हैं कैंप डेविड अकॉर्ड्स। नाउ दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि किसी अरब स्टेट ने एक्सेप्ट किया इसराइल को एज अ स्टेट, एंड दैट वाज इजिप्ट। और उसके रिजल्ट में उसको क्या हुआ कि साइनाई का जो एरिया था जो कि इसराइल ने कैप्चर किया था इन द 67 वॉर, वो वापस कर दिया टू द इजिप्शियंस। देन दैट वाज फॉलोड बाय द ऑस्लो अकॉर्ड्स, जिसके अंदर डिक्लेरेशन फॉर प्रिंसिपल्स ऑन इंटरिम सेल्फ गवर्नमेंट अरेंजमेंट्स। नाउ अगर आप इस सिर्फ फ्रेज को ही पढ़ लेना, प्रिंसिपल्स ऑन इंटरिम सेल्फ गवर्नमेंट अरेंजमेंट्स, के इंटरिम सेल्फ गवर्नमेंट भी नहीं बनी, उसकी भी अरेंजमेंट के लिए प्रिंसिपल्स बने बेसिकली इसमें। एंड इन रिटर्न मांगा क्या गया, एक्सेप्टेंस के इसराइल का स्टेटहुड जो पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है वो एक्सेप्ट कर ले। सो वो अपने तमाम कार्ड्स फोल्ड कर दें, एंड उनको रिजल्ट में क्या मिले, सिर्फ प्रिंसिपल्स। सो दिस इज समथिंग व्हिच द ऑस्लो अकॉर्ड्स वाज शविंग डाउन द थ्रोट्स ऑफ द पैलेस्टीनियंस।
दिस वॉज फॉलोड बाय 2002 जब अरब पीस इनिशिएटिव में अरब लीग, जिसके अंदर बहुत सारी कंट्रीज हैं, उन्होंने अरब पीस इनिशिएटिव के अंदर इसराइल को इनकरेज किया कि 1967 बॉर्डर्स को रीइंस्टेट किया जाए। नाउ यहाँ पे आपको वो टाइम नजर आता है कि जहाँ पे everybody has folded their cards and everybody is saying कि यार कुछ नहीं दे रहे हो तो चलो 1967 के बॉर्डर्स दे दो। उसके बाद 2006 के अंदर पहले पैलेस्टीनियन लेजिस्लेटिव इलेक्शंस हुए। हमास वन 74 आउट ऑफ 132 सीट्स टू एवरीबडी सरप्राइज, बट दैट आल्सो वेंट ऑन टू शो कि पीएलओ, जिसका स्टांस काफी सॉफन हो रहा था टुवर्ड्स इजराइल एंड यूएस, उसको रिजेक्ट करके वहां के कॉमन लोगों ने हमास को वोट दिया, मैंडेट दिया, एंड हमास वन द इलेक्शंस एंड दे केम टू पावर इन गजा स्ट्रिप। नाउ एंड जो रीसेंट मोस्ट डेवलपमेंट थी इसके ऊपर before October 7th was the 2020 Abraham Accords. Now, these are the important milestones that you have to keep in mind. बट इनको इंडिविजुअली याद रखने से ज्यादा जरूरी ये है कि आप ओवरऑल टू स्टेट सोल्यूशन की जो पिक्चर जिस तरीके से चेंज हो रही है उसको जहन में रखें। और वो चेंज किस तरीके से हो रही है फ्रॉम टाइम टू टाइम, कि 48 के अंदर तमाम अरब स्टेट्स रिजेक्टेड the two-state solution, which promised 44% land to the Palestinians and 56% land to the Jews. And even the local indigenous Palestinians refused to accept it because they demanded their right, being the indigenous people, कि they have the right over their land, और किसी को आप 56% land दे दें just at 11% population contribution, तो this is completely unfair। 1% भी land नहीं देनी चाहिए, बट आप तो एक बहुत ही बेतहाशा अनफेयर हरकत कर रहे हैं। सो उससे लेके अब 2020 के अंदर अब्राहम अकॉर्ड्स तक बात आ गई, जहां पे यूएई, सूडान, मोरक्को एंड बहरीन दे एक्सेप्टेड इजराइल स्टेटहुड। सो ये पूरी की पूरी सिचुएशन चेंज हुई ओवर द कोर्स ऑफ इयर्स, एंड बहुत सारी चीजों ने इसके ऊपर अपना रोल प्ले किया, बहुत सारे इवेंट्स ने इसके ऊपर अपना रोल प्ले किया, एंड इवेंचुअली ये जो टू स्टेट सोल्यूशन जहां से स्टार्ट हुआ था वहां से लेके अब यहाँ तक आ चुका है कि नाउ इवन इन द वेस्ट बैंक पैलेस्टीनियंस के पास बहुत स्कैटर्ड पॉपुलेशन में वो इस वक्त जो है वो रहते हैं, और उसके ऊपर एक स्टेट बनाना सीम्स लाइक समथिंग विच इज इम्पॉसिबल। तो अब जो नेक्स्ट कॉन्वर्सेशन होती है वो अब इवन इन द गवर्नमेंट स्क्वायर्स वो टू स्टेट के बारे में नहीं होती। सो दैट one thing which was from the beginning unfair is now not even on the table, or that is one of the most important arguments against two state solution, कि in any case ये चीज होनी ही थी। So इसलिए from the get go the Palestinian Arabs were against it because they could see कि this will happen eventually, and हम अब retrospect के benefit में तो इस चीज को basically validate भी कर सकते हैं कि this is actually what happened. नाउ मूविंग ऑन, पार्टीशन प्लान के कुछ मेजर माइलस्टोन्स को हम देखते हैं, इसके बाद अब जो हम करेंगे, चूंकि हमने एक बिग पिक्चर के अंदर जूम आउट करके हमने मेजर इवेंट्स को देख लिया, नाउ व्हाट विल डू इज कि विल जूम इन एंड इंडिविजुअली हम डिफरेंट एरास को देखेंगे एंड किस तरीके से उस एरास के अंदर टू स्टेट सोल्यूशन जो है वो अपनी शेप को चेंज करता चला गया। और इसको डिस्कस करते हुए व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड इज कि जब ये स्टार्ट हुआ था तो ये 44% लैंड से स्टार्ट हुआ था, एंड डिफरेंट इवेंट्स में किस तरीके से इसराइल ने अपना कंट्रोल जो है वो एक्सपैंड किया, एंड एक एक्सेप्टेंस साइमल्टेनियसली बिल्ड होती गई इनटू द नॉट जस्ट द वेस्टर्न वर्ल्ड, वो तो स्टार्ट से इस चीज के फेवर में ही थे, बट इनटू द मुस्लिम वर्ल्ड एज वेल। और अब हम इस जिस स्टेज पे आ चुके हैं, और इसके बाद अब हम एटलीस्ट प्रिडिक्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन दिस एग्जाम्पल जो कि ऑलरेडी हो चुकी है हमारे सामने, कि नेक्स्ट क्या होने जा रहा है। सो ये आपने रेयर व्यू में हर वक्त इस बिग पिक्चर को जहन में रखना है, एंड नाउ वी आर गोइंग टू जूम इनटू द डिफरेंट एराज दैट दिस टू स्टेट सॉल्यूशन वेंट थ्रू, एंड किस तरह से इसने अपनी शेप जो है वो चेंज कर ली। सो अब हम क्विकली इससे गो थ्रू करते हैं इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम। नंबर 148 के अंदर जब ब्रिटिश मैंडेट ने एंड किया और उन्होंने हैंड ओवर किया टू यूएन, तो यूएन ने 54% लैंड एलोकेट कर दी टू द इजराइलीज विद जस्ट 11% पॉपुलेशन। Arab states got defeated in the war of 1948, and Israel as a result captured 71% of the land, and they never gave it back. So the only remaining areas were the East Jerusalem, the West Bank, and Gaza.
इसके बाद एक एरा आता है जिसके अंदर वॉर्स एंड एनेक्सेशंस होती हैं. सो फ्रॉम 71% लैंड इजराइल स्टार्ट्स टू एक्सपैंड फर्दर. एंड व्हाट हैपेंस इज के 67 में second Arab Israel war, the 6 Day War that happens, and Israel gains control of the East Bank, East Jerusalem and Gaza. उसके बाद 242 की रेजोल्यूशन पास होती है एंड द बॉर्डर्स जो कि पहले 40% वाले थे वो चेंज होके वापस 67 के ऊपर आ जाते हैं और 67 वाले बॉर्डर्स आर नॉट द 44% लैंड, दे आर समवेयर अराउंड 28% लैंड और 22. I'm a little cloudy on the numbers but 28 और 22 है. The important thing to remember is कि already 48 के अंदर रेजोल्यूशन पास होती है एंड देन अंडर 20 years के में वो 40% से लैंड फॉर पैलेस्टीनियंस ऑलरेडी श्रिंक हो चुका है और वो 20% के ऊपर आ चुका है. So 242 रेजोल्यूशन पास होती है which calls the Arab states to accept Israel's right to exist while spelling out the inadmissibility to acquire land through war. And then that was followed by, और उसी war के अंदर Israel takes control of the Egyptian Sinai and the Syrian Golan Heights. 73 के अंदर योम किपुर वॉर होती है. नेबरिंग स्टेट्स ऑफ अरब कंट्रीज दे अटैक इजराइल बट आफ्टर इंटरनेशनल प्रेशर दे विथड्रू. 82 के अंदर उसपे सो इसी टाइम फ्रेम के अंदर फिर आपका जो लैंडस्केप है विद इन पैलेस्टाइन वो भी चेंज हो रहा होता है. मल्टीपल मूवमेंट्स पैलेस्टाइन के अंदर भी स्टार्ट हो रही होती हैं और उन्हीं में से एक मूवमेंट थी विच वॉज कॉल्ड द PLO. एंड मैंने तो बचपन में यासिर अरफात का नाम ऐसे ही सुना है विच ही वाज हेल्ड फॉर क्रिएटिंग अ पीसफुल सोल्यूशन for the Palestinians. But now when we look back, we realize that the damages that this notion caused to the Palestinian people और उस ओवरऑल कॉज को भी इसने बहुत ज्यादा हर्ट किया इस चीज ने. Now 82 के अंदर PLO was already in exile. They were operating from Jordan, but then they were expelled from Jordan to Lebanon, and then southern Lebanon से वो operate कर रहे थे, and then वहाँ पे भी उनके जो hideouts थे या जहाँ पे वो रह रहे थे PLO के जो उस वक्त गुरिल्ला फाइटर्स थे, उसके ऊपर इसराइल aimed कि हम इनको completely खत्म करने के लिए they launched an offensive. Now उस वक्त हम तो नहीं थे लेकिन it would have been something like whatever is happening in Gaza right now, because now they are doing it to completely eliminate Hamas. Back then they were doing it to PLO. और उसी टाइम पे एक मैसेकर होता है जिसको साबरन शतीला मैसेकर कहा जाता है, वो हुआ एंड उसकी बेसिस के ऊपर जो फर्स्ट इंतिफादा है वो होती है and international pressure on two-state solution starts to build again. But now it is based on the 1967 borders, which is, just a fraction of the land जो कि Palestinians को promise की गई थी even in the 1948 resolution. And then उसके बाद Israel start to increase their settlements in the West Bank as well. Now इस time आपको ये भी understand करना है कि Israel is not just one entity, ठीक है? वो सिर्फ एक आप कह लें कि आइडियोलॉजी या एक माइंडसेट नहीं है, उधर भी बहुत एक पॉलिटिकल लैंडस्केप है व्हिच वी नीड टू अंडरस्टैंड. एंड जब मैं व्हेन आई से कि देयर इज अ पॉलिटिकल लैंडस्केप ओवर देयर, नो वन शुड डाउट कि उनमें से कोई भी एक फैक्शन है जो कि मुस्लिम्स की तरफ उसकी इंक्लिनेशन हो या उनकी एटलीस्ट फेवर में सोचे या एटलीस्ट जस्टिस को प्रिवेल करने के काम करे. वो जो भी हैं वो बेसिकली चूंकि हैं जायनिस्ट मूवमेंट्स का नतीजा, तो उनका बेसिक एजेंडा जायनिज्म ही है. एंड इट ओनली गेट्स वर्स. सो जो उनकी करंट पार्टी है जिसमें बेंजामिन नेतन्याहू जिसका बेसिकली हेड है, उस पार्टी ने बेसिकली उनके दौर में फिर सेटलमेंट्स इन द वेस्ट बैंक जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो गई ड्रास्टिकली. तो ये पहला एरा है जिसको आपने जहन में, दो एराज हैं जिनको आपने जहन में रखना है. फर्स्ट इज द पार्टीशन प्लान एंड देन द सेकंड इज जहां पे आपको नजर आता है कि इसराइल का स्पैन ऑफ कंट्रोल एक्सपैंड करता जा रहा है एंड पैलेस्टीनियन कॉजेज जो हैं वो स्प्राउट कर रही हैं, बट इसराइल अपना स्पैन ऑफ कंट्रोल एक्सपैंड कर रहा है. नाउ द सेकंड एरा दैट यू नीड टू कीप इन माइंड इज कि हाउ द अरब्स स्टार्टेड टू फोल्ड. स्टार्ट में आपको नजर आते हैं कि अरब कंट्रीज ने रिटेलिएट किया, बट ऑब्वियसली उनकी जो रीजन फॉर रिटेलिएशन थी उसमें कहीं पे भी कोई यूनिटी नजर नहीं आती. सो इट कैन बी सेफली सेड कि इट वाज फॉर देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट्स, नॉट फॉर द कॉज ऑफ पैलेस्टाइन और नॉट फॉर अपहोल्डिंग जस्टिस और नॉट इवन फॉर द रिलीजियस रीजंस. बट नाउ जब इसराइल ने अपना स्पैन ऑफ कंट्रोल एक्सपैंड करना शुरू किया, यूएस का प्रेशर आना शुरू हुआ, तो इवेंचुअली हुआ क्या
कि हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह एक एक करके तमाम अरब स्टेट्स ने गिरना शुरू कर दिया। एंड उनमें जो फर्स्ट डोमिनो टू फेल वाज इजिप्ट। 1979 के अंदर इजिप्ट ने क्योंकि साइनाई पेनिनसुला ऑलरेडी वो लूज कर चुके थे, सो कैंप डेविड अकॉर्ड्स फर्स्ट टाइम जब हुए थे उसमें उन्होंने इसराइल का स्टेटहुड एक्सेप्ट किया। एंड व्हाट डिड वाज कि उनको उसके साइनाई पेनिनसुला वापस मिल गया। नो दिस इज आल्सो वन ऑफ द फैक्ट्स, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये फैक्ट भी इसी तरफ इंडिकेट करता है कि these states have been operating in their own self-interest rather than supporting the cause of Palestine. 1988 के अंदर अराफात led PLO proclaimed the statehood of Palestine and they started governing from exile. Basically, it was a symbolic move, but इसका एक नुकसान ये भी हुआ, and this is what I'm trying to say as well here, कि इसमें यासिर अराफात का जो रोल था वो इस लिहाज से नेगेटिव था कि when they decided to proclaim government of Palestine, de facto उस वक्त वो जो statehood of Israel था उसको भी एक्सेप्ट कर रहे थे। सो ये सॉफ्ट मैसेजिंग पहली दफा यहाँ पे लैंड हुई 1988 के अंदर। एंड यूएन रेजोल्यूशन 242 को और 338 को भी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। नाउ 242 जो रेजोल्यूशन थी दैट urged the Arab states to accept Israel's right to exist. So जब PLO ने ये किया, और PLO back then was considered the only representative of Palestinians by the Arab League and the Western world. तो उस वक्त फिर ये पहली दफा हुआ कि जो टू स्टेट सोल्यूशन था उसको एक सॉफ्ट कॉर्नर मिलना शुरू हो गया फ्रॉम द पैलेस्टीनियंस एज वेल। नाउ फास्ट फॉरवर्ड टू 2002, अरब लीग ने अरब पीस इनिशिएटिव के थ्रू ये कम्युनिकेट किया टू इजराइल के 1967 बॉर्डर्स को रीइंस्टेट किया जाए। सो 48 की तो टॉक बहुत पहले ही ओवर हो गई। सिंगल पैलेस्टीनियन की टॉक तो कभी अरब्स ने सिवाय पहली दफा उसको रिटेलिएट करने के उसके बाद कभी उसकी डिस्कशन ही नहीं हुई, और वो भी फॉर रिलीजियस पर्पसेस या टू अपहोल्ड द जस्टिस एंड मोरालिटी नहीं था, वो भी फॉर देयर ओन वेस्टेड इंटरेस्ट था। बट नाउ दे वर एक्टिवली सेइंग कि 67 के बॉर्डर्स को आप रीइंस्टेट कर दें, सो दैट इन इटसेल्फ इज एन एडमिशन ऑफ डिफीट। 2003 में फिर एक रोड मैप फॉर टू स्टेट सॉल्यूशन व्हिच वाज मैंडेटेड बाय ईयू, यूएस, रशिया एंड यूके द यूएन, वो स्टार्ट होते हैं। एंड देन 2006 के अंदर क्या होता है कि इलेक्शंस होते हैं जिसमें पैलेस्टीनियन लेजिस्लेटिव इलेक्शंस द फर्स्ट वंस दे हैपेंड, एंड हमास भी उसके अंदर पार्टिसिपेट करती है। एंड इट वाज नॉट अ क्लीन स्वीप विक्ट्री, बट to everybody's surprise and to Hamas's surprise as well, they won the elections and Gaza का control effectively Hamas के पास आना चाहिए था, वो नहीं आया। Then Hamas took it through armed struggle, Gaza का control, but Hamas उस वक्त वो इलेक्शन जीत गई, which also indicated के लोगों की एक्चुअली उस वक्त विशेष क्या थी। वो खुद भी यही चाहते थे कि इसराइल का जो राइट टू एग्जिस्ट है जिसको PLO एक्सेप्ट कर लिए, दिस इलेक्शन वाज बेसिकली अ रिजेक्शन ऑफ दैट। फॉलोड बाय दैट हमास ने एक पेपर भी इवेंचुअली आई थिंक ये 2017 के अंदर हुआ है कि उस पेपर के अंदर उन्होंने जो 1967 बॉर्डर्स हैं उनको एक्सेप्ट किया। नाउ यहाँ पे एक सवाल है कि हमास की जो एक्सेप्टेंस थी ऑफ द 1967 बॉर्डर्स, हाउ वाज इट डिफरेंट फ्रॉम PLO? नाउ दिस इज अ क्वेश्चन जिसमें हम इवेंचुअली एंड ऑफ द डिस्कशन भी बात करेंगे। आई वांट टू लीव इट हियर, बट देन वी विल आंसर दिस क्वेश्चन इन द एंड। मूविंग ऑन टू द पीस प्रोसेस, अब आप पिछली तमाम इवेंट्स को अपने जहन में रखें, और पिछले तमाम, क्योंकि वो इवेंट्स क्रोनोलॉजिकली भी मैंने डिस्कस नहीं किए, मैं उनको टॉपिक वाइज या एरा वाइज डिस्कस कर रहा हूँ कि हर इम्पैक्ट जो है वो किस वजह से हो रहा था और किस दौर में क्या हुआ जिसकी वजह से ये इम्पैक्ट हुआ। सो पहला आपका पार्टीशन प्लान था, और क्या उसका इम्पैक्ट हुआ, अरब्स ने अटैक किया, कैप्चर नहीं कर सके कुछ भी, उल्टा लूज कर दी लैंड। उसके बाद वॉर्स एंड एनेक्सेशंस हुई, इजराइल स्टार्टेड एक्सपेंडिंग, एंड उन्होंने इवन वो जगह जहाँ पे इवन 67 बॉर्डर्स के हिसाब से भी पैलेस्टीनियन लैंड था, वहां पे भी अपनी एनेक्सेशन शुरू कर दी एंड सेटलमेंट्स को बढ़ाना शुरू कर दिया। सो दिस वाज नॉट जस्ट अनजस्ट और इमोरल, दिस वाज इवन अगेंस्ट द बेसिक रेजोल्यूशंस ऑफ द यूएन और इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड बाउंड्रीज। सो ये उन लेवल्स पे भी कहीं से चीज जो है वो लीगली सही नहीं थी, बट वो ये कर रहे थे एंड नोबडी वाज सेइंग एनीथिंग। उसके बाद फिर अरब्स ने किस तरह स्टार्ट किया फोल्ड करना, पहले इजिप्ट एंड देन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता तमाम अरब स्टेट्स ने दे स्टार्टेड फोल्डिंग।
और अब हम आ जाते हैं उसके ऊपर जो कि 90s से एरा स्टार्ट होता है, विच वॉज कॉल्ड द पीस प्रोसेस। पीस प्रोसेस बेसिकली 93 से स्टार्ट हुआ, जब पहला ऑस्लो अकॉर्ड्स हुआ। और उस ऑस्लो अकॉर्ड के अंदर उससे पहले ये हुआ कि पीएलओ को रिप्रेजेंटेशन दी गई पैलेस्टीनियंस की, एंड पीएलओ एंड Israeli leadership basically they met and they signed a memorandum to start the peace process. और उस पीस प्रोसेस के अंदर डिसाइड होना था कि वेस्ट बैंक एंड गजा वर टू बी हैंडेड ओवर टू पीए। और ये 5 साल का टाइम पीरियड था जिसके अंदर चीजें डिसाइड होनी थी कि वो हैंडिंग ओवर कैसे होगी, उसके बाद की मैनेजमेंट क्या होगी, एंड ये सारी चीजें बेसिकली उसके अंदर डिसाइड होनी थी। और 5 मेजर क्वेश्चंस थे जो कि टफ क्वेश्चंस थे उस वक्त टू आंसर, बिकॉज ऑफ इजराइल्स इंक्रीज्ड इन्फ्लुएंस, बिकॉज ऑफ जो बायसनेस थी ऑफ द यूएस इन फेवर ऑफ इजराइल, एंड लैक ऑफ एनी अदर ग्लोबल पावर और द मुस्लिम वर्ल्ड के वो इसको इन्फ्लुएंस कर सकते, उसकी वजह से ये दीज क्वेश्चंस वर टफ। अदरवाइज दीज वुड हैव बीन इजीली आंसर्ड, इवन अगर कोई थोड़ी सी भी टू स्टेट सोल्यूशन को भी अगर थोड़ी सी ऑनेस्टी होती उसको एड्रेस करने की। सो वो 4-5 क्वेश्चंस मेजरली क्या थे, कंसर्न्स क्या थे जिन्हें एड्रेस करना था? फर्स्ट वाज जेरूसलम, सेकंड वाज द क्वेश्चन ऑफ रेफ्यूजीज। और जब आप अगर किसी भी एनालिटिकल एक्सपर्ट की राय सुनेंगे ना ऑन द इशू, तो वो फिर राइट टू रिटर्न की बात करते हैं। जब वो राइट टू रिटर्न की बात करते हैं तो बेसिकली वो रेफ्यूजी क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं कि वो रेफ्यूजीज जिन्होंने हु फ्लेड टू इधर इजिप्ट और जॉर्डन और सीरिया और लेबनान, तो अगर कोई भी स्टेट उन्हें दी जाती है पैलेस्टीनी, तो क्या उन्हें वापस आने का राइट मिलेगा या नहीं मिलेगा? द थर्ड वाज द सेटलमेंट्स जो कि इंक्रीजिंगली गजा, नॉर्थ ऑफ गजा एंड वेस्ट बैंक के अंदर बन रही थी। थर्ड वाज दैट। फोर्थ वन वाज द सिक्योरिटी। और ये सिक्योरिटी क्यों थी? क्योंकि इवन वेस्ट बैंक के अंदर भी, जो उस वक्त ऑफिशियली तो पैलेस्टाइन कंट्रोल के अंदर था, बट इसराइल का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा था वहां पे, तो वेस्ट बैंक को भी 3 डिफरेंट जोन्स में डिवाइड किया गया था। एक जोन जो कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जिसको कंट्रोल करती थी, सेकंड वाज अ शेयर्ड कंट्रोल। जहां पे शेयर्ड कंट्रोल था वहां की सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज इन द Israelis government's hands. And then the third zone was one which was controlled by the Israeli government. Now guess कि कौन सी जोन इन तीनों में से सबसे ज्यादा स्पैन, जियोग्राफिक स्पैन के जोन का होगा? Obviously it was the third one. But यहाँ पे जो पॉइंट डी था, द फोर्थ पॉइंट रिलेटेड टू सिक्योरिटी, ये इससे रिलेटेड है। एंड देन फाइनली ऑब्वियसली द बॉर्डर्स, कि बॉर्डर्स किस तरह से कंट्रोल किए जाएंगे। क्योंकि अगर आप फोर्थ पिक्चर याद करें ना उस मैप की जो कि हमने शुरू में देखा था, तो उसके अंदर बहुत ही पोरस सेटलमेंट्स हैं इस वक्त, जिसमें पैलेस्टीनियंस इस वक्त रह रहे हैं। सो इसलिए बॉर्डर्स को डिफाइन करना इज वेरी डिफिकल्ट एट दिस पॉइंट। नाउ अगर आप किसी एकेडमिक रिसर्च को देखेंगे ना, तो उसके अंदर ये क्लियरली कि दिस ऑस्लो or the peace process was a complete delusion in the form of diplomacy. इसमें जो एम था फ्रॉम यूएस साइड एंड फ्रॉम द इजरायली साइड, इट वाज नॉट कि पैलेस्टीनियंस को उनके राइट्स दे दिए जाएं, दिस इज क्वाइट ऑब्वियस। उनका एम ये था कि 78% कंट्रोल में जो उनके लैंड है उसको लेजिटिमाइज कर लिया जाए, एंड द रिमेनिंग 22% उसके ऊपर निगोशिएट किया जाए कि भाई इसका क्या करना है, ठीक है, इसके ऊपर किस तरह से इजरायली कंट्रोल एक्सरसाइज होगा, एंड कितना थोड़ा बहुत वो लेट गो करेंगे और पैलेस्टीनियंस को देंगे। दिस वाज द मेजर गोल ऑफ द ऑस्लो अकॉर्ड्स। सो ये 90s के अंदर बेसिकली ये पीस प्रोसेस की जो सारा एरा चला उसके अंदर ये उसके बैकड्रॉप में ये चीजें हो रही थी। And now comes the final episode, which is the calamities of the 2000s. जब 2000s स्टार्ट हुए तो पहला जो इम्पोर्टेंट इवेंट था दैट वाज a visit by a very powerful Israeli minister, और उसने बेसिकली हरम अल शरीफ का विजिट किया। और उस विजिट के बाद, क्योंकि उस वक्त तक ये इंटरनेशनल कंट्रोल में समझा जाता था, अब अगर करता भी है ना कोई, बेन गवीर या कोई भी करता है, तो उसके ऊपर इतनी लोकली तो वहां पे मचती है थोड़ी सी, आप समझ लें कि उस पर नॉइज क्रिएट होती है, बट ग्लोबली अब इतना फील नहीं होता। एंड दिस ग्रेजुअल चेंज ओवर द इयर्स विच हैज हैपेंड, ये बेसिक प्रॉब्लम है इन द केस ऑफ टू स्टेट सोल्यूशन। ये बेसिक प्रॉब्लम है उसके अंदर, कि तमाम तर एपिसोड्स जो कि अभी हमने रिव्यू की हैं उसके अंदर चीज कॉमन आप समझें और वो निकाल लें आप बड़े आराम से, वो ये है कि
हर इवेंट के ऊपर एक एक्सेप्टेंस क्रिएट होती है इन फेवर ऑफ इसराइल, एंड एक कॉर्नर में पुश किया जाता है द लोकल इंडिजिनस पॉपुलेशन ऑफ पैलेस्टाइन। सो इस इवेंट का भी इंपॉर्टेंस ये था, और उस वक्त इसका इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा था कि जो सेकंड इंतफादा जिसे कहते हैं, विच इज अ वेरी मेजर माइलस्टोन, वेरी मेजर इंसिडेंट विच हैपेंड इन द हिस्ट्री ऑफ पैलेस्टाइन, वो इस इवेंट, इस एक चीज ने ट्रिगर किया था बेसिकली। सो उस वक्त इसकी इतनी इंपॉर्टेंस थी। अब चूंकि ये होने के बाद, अब इतने सालों बाद ये नॉर्मलाइज हो चुकी है चीज, तो अब अगर कोई वहां पे जाएगा भी तो उसका इतना कोई खास किसी को फर्क नहीं पड़ता। देन 2002 के अंदर अरब लीग फॉर्मली एक्सेप्टेड द टू स्टेट सॉल्यूशन इन 1967 बॉर्डर्स। नाउ ये हम पीछे कवर कर चुके हैं, लेकिन जस्ट टू गिव यू अ स्नैपशॉट कि ये सारी चीजें एक साथ जब हो रही थी और एक्सेप्टेंस क्रिएट हो रही थी, तो आहिस्ता आहिस्ता किस तरह से श्रिंक होता गया पैलेस्टीनियंस के राइट्स, एंड किस तरह से एक्सपैंड होता गया इसराइल का स्पैन ऑफ कंट्रोल। 2006 के अंदर हमास वंस द इलेक्शन, इवन हमास का इलेक्शंस लड़ना एंड देन एक गवर्नमेंट फॉर्म करना, इन अ वे इट गेव अ लेजिटिमेसी टू द होल प्रोसेस, नॉट टू द इजरायली गवर्नमेंट बट टू द होल प्रोसेस। 2009 के अंदर फिर पैलेस्टीनियन अथॉरिटी स्टार्ट्स बिल्डिंग द स्टेट इंस्टीट्यूशंस। नाउ यहाँ पे आपको एक रेस बिटवीन पैलेस्टीनियन अथॉरिटी एंड हमास भी नजर आती है, विच इज पॉलिटिक्स ऑफ पैलेस्टाइन, कि पीए ने स्टेट इंस्टीट्यूशंस बनाने शुरू किए, यूएन मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया। सो काइंड ऑफ अ रेस के, ठीक है, अगर हमें यूएन मेंबरशिप मिल जाती है तो फिर पैलेस्टीनियन स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स तो पीए होंगे। सो उन्होंने भी बेसिकली इस कॉज को डैमेज करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, ओवरऑल पैलेस्टीनियन कॉज को, नॉट द टू स्टेट सोल्यूशन बट ओवरऑल पैलेस्टीनियन कॉज को। बट टू स्टेट सोल्यूशन ने बेसिकली यहाँ पे ये शेप ले ली कि अब जब वो अब मेंबरशिप के लिए कॉल कर रहे हैं, तो फिर 1967 बॉर्डर्स को तो फिर भूल जाएं बेसिकली, वो फिर एक पाइप ड्रीम है। इवन अगर आप वन पैलेस्टीनियन स्टेट की तो बात कर ही नहीं सकते, वो तो ऑन टेबल है ही नहीं, प्रैक्टिकली उस वक्त इम्पॉसिबल नजर आ रहा है सब। 17 के अंदर फिर वन ऑफ द मेजर माइलस्टोन्स हैपेंड। 2000 से लेके 17 साल के बाद ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने जेरूशलम को एक्सेप्ट कर लिया एज द कैपिटल ऑफ इसराइल। नाउ दिस होल थिंग हैपेंस विद इन 17 ईयर्स, जब वो जेरूशलम जाते हैं, विजिट करते हैं, से लेकर 17 साल बाद जब ट्रम्प जेरूशलम को एक्सेप्ट कर लेते हैं एज अ कैपिटल ऑफ इसराइल। और फिर 17 के बाद 3 ही साल बाद अब्राहम अकॉर्ड्स होते हैं, जिसके अंदर यूएई, बहरीन, मोरक्को एंड सूडान बेसिकली इसराइल का स्टेट होगी एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो 2020 के अंदर अकॉर्ड्स हैपेंड। इसके बैकड्रॉप में जब ये लगा पैलेस्टीनियंस को कि अरब स्टेट्स नाउ आर गोइंग टू बी द नेक्स्ट, क्योंकि ये ग्रेजुअल चेंज किसी के लिए भी देखना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। दिस इज वन ऑफ द पर्सपेक्टिव्स जिससे हम ये बात देख रहे हैं। लोग ऑब्वियसली इस इशू के ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च रखते हैं और बहुत ज्यादा डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स के थ्रू इसको देखते हैं, बट ये चीज तो बहुत ही ऑब्वियस है जो कि हमने आज डिस्कस की है, कि ये ग्रेजुअल चेंज आपको पेरेंटली नजर आता रहा इन द टू स्टेट सोल्यूशन, एंड इवेंचुअली पैलेस्टीनियंस के राइट्स श्रिंक हुए, एंड इसराइल का कंट्रोल इस हद तक अब एक्सपैंड हो चुका कि यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको जेरूसलम एज अ कैपिटल सिटी जो है ऑफ इसराइल उसको एक्सेप्ट किया। एंड देन फिर आहिस्ता आहिस्ता करके पहले इजिप्ट से जो डोमिनो गिरना शुरू हुआ था, उसमें यूएई, बहरीन, मोरक्को एंड सूडान also became a part of it, and remaining Arab states were also going to become a part of it, and it is at this junction that October 7 happens। एंड उसके बाद जो भी है वो आप लोगों को पता है कि वो उसके बाद का क्या टर्न ऑफ इवेंट्स है। इस वक्त 2024 में हम बैठे हुए हैं, और इस वक्त हम जब टू स्टेट सोल्यूशन की बात कर रहे होते हैं ना, तो उस वक्त इवन जो प्रोपोनेंट्स भी हैं टू स्टेट सोल्यूशन के, वो भी इस वक्त इसकी प्रैक्टिकलिटी के ऊपर एक मेजर सवाल उठाते हैं। नाउ व्हेन आई से दैट, एम आई सेइंग कि टू स्टेट सोल्यूशन एक ऑप्टिमल सोल्यूशन है? नो, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ग्रेजुअल चेंज ओवर द लास्ट यू कैन से 76 years, एट दिस पॉइंट हम इस पॉइंट के ऊपर आ चुके हैं कि टू स्टेट इज नॉट इवन ऑन द टेबल। And this is one of the reasons why, in the first place, the Arabs, indigenous Arabs of Palestine, were not ready to accept it. क्योंकि वो बेसिकली 48 के अंदर भी 1917 से ये सारा का सारा प्रोसेस देखते हुए आ रहे थे, एंड 48 के अंदर जब ये दिया गया तो उस वक्त भी उन्हें पता था कि दिस इज नॉट गोइंग टू स्टॉप हियर। Finally, what questions should we be asking if we have to analyze the two-state solution? I could think of 5 questions. Number one,
why Arab states one by one started accepting two-state solution. We can discuss it in the question and answer session. Number two, why the representatives of Palestine, the PLO and the Hamas, they eventually accepted or had to accept the 1967 borders. Number three, what are the complications in implementing the two-state solution, whichever form that it is in right now, or it was 2 or 3 decades ago, what were the complications in implementing it? Number four, was it ever morally, practically, or religiously an acceptable plan to any thinking Muslim? And this, I believe, is the most interesting and the most important question. And then finally, what might happen next? So these are the 5 questions that I'll leave you with. And Usman, if you're listening to me, we can have the question answers now. Okay, Jazakallah khair for that presentation. I'll be helping you out with the Q&A session. अब आप सब में से जिनके सवाल हैं, you can use the emoji in the react place and then raise your hand और फिर हम आपको unmute करेंगे. In the meantime, हमने आपके साथ chat में feedback form share कर दिया है. So for your feedback, suggestions and opinions, you can fill that out. Okay. Wafran Mustafa, I'll be unmuting you. And for those जो अपने असली name से join नहीं करके आए, you can rename yourself so that we can unmute you. जी Wafran, you can ask your question now. जी अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है आपको? वालेकुम अस्सलाम आ रही है. जी अच्छा, देखें 1967 में जो है जॉर्डन ने और इजिप्ट ने मिलकर इसराइल पे हमला किया था, तो लेकिन इसराइल ने जो है उनको डिफीट कर दिया था। तो आज हम ये कहते हैं कि इजिप्ट जो है वो इसराइल पे फ़लस्तीनियों की मदद नहीं कर रहा, लेकिन इनिशिएटिव तो उन लोगों ने लिया था। तो उसमें मेरे ख्याल में इजिप्ट और जो आसपास के जो अरब कंट्रीज़ हैं उनका तो कोई कसूर नहीं है इसमें। वो तो उन्होंने तो इनिशिएटिव लिया था, लेकिन इसराइल जो है उनसे ज़्यादा पावरफुल था। तो इसके बारे में आप क्या बोलते हैं कि उनका भी कसूर है, या वो उन्होंने इनिशिएटिव लिया था तो बिल्कुल जो है वो कसूरवार नहीं है अभी? मुस्तफ़ा, आप माइक अनम्यूट ही रखिए थोड़ी देर। मुझे थोड़ा सा आपकी ना आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी। मुझे रिपीट कर दीजिएगा सवाल। मैं आपका रिपीट करता हूँ, आप कंफर्म कीजिएगा। आप ये पूछें, आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि 67 की वॉर में अरब स्टेट्स ने तो रिटेलिएट किया था, बट क्या उनको रिटेलिएट नहीं करना चाहिए था, या आप दूसरा पार्ट क्या था आपके सवाल का? यानी कि आज हम बोलते हैं कि अरब कंट्रीज जो हैं वो फ़लस्तीन की मदद नहीं कर रहे, या इजिप्ट जो है फ़लस्तीन की मदद नहीं कर रहा, तो मेरे ख्याल में उनको वो अपनी जगह पे सही है कि अपनी अपनी कंट्रीज़ की इकनॉमिक वो देख रहे हैं, क्योंकि इनिशिएटिव तो उन लोगों ने लिया था, लेकिन बाद में वो हार गए थे। तो अभी तो मेरे ख्याल में वो ठीक कर रहे हैं। इसके बारे में आप क्या बोलते हैं? अच्छा, मैं इसको ना थोड़ा सा इस एंगल से लेता हूँ कि अभी जो हम डिस्कशन कर रहे हैं ना, विच इज़ अबाउट द टू स्टेट सोल्यूशन, इस वक्त हम इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं कि यार क्या टू स्टेट सोल्यूशन एक सही सोल्यूशन था या नहीं था। इस वक्त हम इसको डिस्कस करते हैं, और किस एंगल से या किस पर्सपेक्टिव से हमने डिस्कस करना है, हम ये बात डिस्कस कर लेते हैं, बजाय इसके कि हम ये अभी फिलहाल डिस्कस करें कि उस वक्त किसने सही किया या किसने गलत किया, या क्या एंगल फॉलो होना चाहिए था, या वॉर स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए थी। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि क्या टू स्टेट सोल्यूशन एक सही सोल्यूशन था या नहीं था। मैंने जो इस प्रेजेंटेशन के अंदर चीज क्लियर करने की कोशिश की है वो ये की है, और जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, यू कैन डिसएग्री, यू कैन कम अप with a different approach, you can come up with different arguments to support even my point of view, but मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको जो बता रहा हूँ वो ये है कि मेरे ख्याल में टू स्टेट सोल्यूशन कभी भी एक वायबल सोल्यूशन नहीं था। इट वॉज नॉट प्रैक्टिकल, इट वॉज मॉरली इनकरेक्ट एंड अनजस्ट। एंड अगर मैं अपने रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखूं, तो जब इतना बड़ा इनजस्टिस हो रहा था पैलेस्टीनियंस के साथ, तो उस वक्त एक यूनाइटेड फ्रंट मुस्लिम वर्ल्ड को जो लेना चाहिए था वो हमने नहीं लिया। यूनाइटेड फ्रंट इज द की वर्ड हेयर। तो मेरा ये ओपिनियन है इस पूरे डिस्कशन के ऊपर, टू स्टेट सॉल्यूशंस के ऊपर। सो और उसके लिए मैं एग्जांपल आपको क्या दे रहा हूँ, वो एग्जांपल मैं आपको ये दे रहा हूँ कि चाहे 48 की बाउंड्रीज हो जो प्रपोज की गई, चाहे 67 की बाउंड्रीज हो जो 2002 तक मैंने आपको बताया कि even the Arab League were asking for, उनमें से कोई भी चीज पैलेस्टीनियंस को कभी भी नहीं मिली। और अब वो टाइम आ गया कि अब्राहम अकॉर्ड्स के रिजल्ट में इसराइल को एज अ स्टेट एक्सेप्ट किया जाता है। Israel continues to expand their span of control. They killed the leadership of Hezbollah in Lebanon, and कल की न्यूज है कि they've attacked the borders of Syria as well.
So what is to stop them from expanding their control into Jordan or Syria or Lebanon or Egypt or even let's say South में अगर वो Arab countries की तरफ भी आते हैं, so what is stopping them from that? Nothing. So eventually what happens next or what might happen next is that Israel will start expanding their control in the neighboring countries as well. So वो जो 282 की भी रेजोल्यूशन का पार्ट था कि इनएडमिसिबल टू वॉर, तो इंटरनेशनल लॉ तो बिल्कुल ही आपका खत्म हो गया ना, आउट ऑफ क्वेश्चन हो गया, इररेलेवेंट हो गया. सो ये जो एक फसाड भी क्रिएट हुआ था इंटरनेशनल लॉ का कि इट प्रोटेक्ट्स माइनॉरिटीज, इट प्रोटेक्ट्स वीक पीपल, वो भी आपको एक आप समझ लें कि क्लियर करके पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन ने बता दिया कि ये सब झूठ है, धोखा है, इसका कोई मतलब नहीं है. सो ये है बेसिकली मेरा ओपिनियन इसके ऊपर कि आज हम जो क्वेश्चन आंसर करने चाह रहे हैं वो जा रहे हैं बेसिकली टू स्टेट सोल्यूशन का क्वेश्चन, नॉट कि उस वक्त ज़ियाउल को क्या करना चाहिए था या इजिप्ट को क्या करना चाहिए था या सऊदीज को क्या करना चाहिए था. सो ये दैट इज बिसाइड्स द क्वेश्चन. Okay, so we will take our next question. I would encourage कि ये जो सवाल प्रेजेंटर ने हमें एंड पे दिए हैं, आप इनके ऊपर भी बात कर सकते हैं. You can ask question these same questions too. मेमूना ताहिर. अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि जो ये टू स्टेट सॉल्यूशन है, हम ये मतलब कि सुनते हैं कि इसको जो यासिर अराफात है, मतलब ओस्लो अकॉर्ड जो हुए थे, तब ये मतलब कि दिया गया। तो उसमें जो है जो वेस्ट है, यहाँ पे जो ब्रिटिश मतलब फोर्सेस हैं या अमेरिका, उसका कितना रोल था? कि क्या वो मतलब ये चाहते थे कि ये टू टू स्टेट सॉल्यूशन जो है वो दिया जाए? क्योंकि उससे पहले जैसे फर्स्ट इंतिफादा भी हुआ था और अरब वॉर्स भी हुई थी। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अमेरिका और जो ब्रिटिश हैं, उनका क्या मतलब रोल था इस टू स्टेट सॉल्यूशन को देने में? तो स्टार्ट जो था वो ब्रिटिश नहीं किया था टू स्टेट सोल्यूशन का. जब उन्होंने बैलफोर डिक्लेरेशन को बेसिकली एक्सेप्ट किया था, इसराइल को एक स्टेट ऑफर की थी इन द लैंड विच वाज एट दैट पॉइंट कॉल्ड पैलेस्टाइन. तो स्टार्ट तो वहां से हुआ था, बट उसके बाद द अमेरिकन टुक ओवर. अमेरिका के अपने वेस्टेड इंटरेस्ट इसराइल में इस सेंस में है कि दे नीड देयर बेस इन द मिडल ईस्ट. एंड देन फिर पूरी की पूरी जो लॉबी है जायनिस्ट की, वो एक पूरी की पूरी थ्योरी है कि किस तरह से वो एक्टिव है और वो किस तरह अमेरिकन पॉलिटिक्स पे भी इम्पैक्ट करती है, एंड ये सारी चीजें. इन एनी केस टू स्टेट सोल्यूशन को वो तब तक प्रपोज करते रहे जब तक पैलेस्टीनियंस उसको एग्रेसिवली उसके अगेंस्ट थे. लाइक आई सेड कि हमास ने एक पेपर के अंदर, और वो क्वेश्चन अभी तक नहीं आया तो मैं उसको आंसर भी कर देता हूँ, कि हमास के और पीएलओ के एक्सेप्टेंस ऑफ 1967 बॉर्डर्स में डिफरेंस ये है कि पीएलओ ने दो चीजों पे एग्री किया था जो कि हमास ने कभी भी नहीं किया. नंबर वन, द स्टेट ऑफ इसराइल, एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ इसराइल, एंड नंबर टू, द राइट टू आर्म्ड स्ट्रगल. इन दोनों चीजों को हमास ने कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया. उन्होंने सिर्फ रिकग्नाइज किया कि 67 बॉर्डर्स उनको रिकग्नाइज किया, एंड दे सेड कि इसका स्पैन ऑफ कंट्रोल पैलेस्टीनियंस के पास होना चाहिए. सो ये उन दोनों के दरमियान डिफरेंस है. सो इन एनी केस अमेरिकन ने कभी भी इस नीयत से नहीं टू स्टेट सोल्यूशंस को प्रपोज किया कि वो लैंड जो 67 में थी वो पैलेस्टीनियंस को एटलीस्ट वो लैंड दे दी जाए. जब भी ये ऑस्लो में डिस्कशन हो रही थी या कैंप डेविड में डिस्कशन हो रही थी, उस वक्त भी यूएस की तरफ से जो उस वक्त न्यूज आती थी वो ये आती थी कि पीएलओ इज निगोशिएटिंग इन बैड फेथ. वो बैड फेथ क्या था कि उनकी बातें, उनकी डिक्टेशंस नहीं मानी जा रही थी. सो उनका रोल यही है कि वो मेन स्ट्रीम करते रहे टू स्टेट सोल्यूशन को एंड बैड फेथ का लेबल लगाते रहे पैलेस्टीनियंस के ऊपर. बट द मोमेंट एवरी फैक्शन ऑफ पैलेस्टाइन अग्रीड कि ठीक है 1967 बॉर्डर्स को हम रिकॉग्नाइज करते हैं, अब वो टाइम आ चुका है कि अब वो टू स्टेट सोल्यूशन के ऊपर डिस्कशन नहीं करते. करंट गवर्नमेंट ऑफ इसराइल विद द कैपिटल इन जेरूसलम, तो यूएन में जाके जब नेतन्याहू प्रेजेंट करता है तो वो इसराइल को इसराइल के तौर पे पूरी की पूरी पैलेस्टीनियन टेरिटरी को इसराइल के तौर पे प्रेजेंट करता है. एंड यूएन की स्पीच इज नॉट टू बी टेकन लाइटली ना. तो अब ये बिल्कुल डिस्कशन चेंज हो चुकी है. एंड आप रिसेंटली एक इंटरव्यू है, मुझे उसका नाम मुश्किल से इसलिए मैं नहीं लूंगा, मिस प्रोनाउंस नहीं करूंगा उसके नाम को, बट शी वाज द एम्बेसडर ऑफ इसराइल टू द यूनाइटेड किंगडम. और शी सेड कि हम दी अदर साइड, अगर हमारे पास वो वाले पैलेस्टीनियंस हैं जो कि इसराइल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो फिर हम टू स्टेट सोल्यूशन को डिस्कस भी नहीं करेंगे एंड वन स्टेट को डिस्कस करेंगे, विच इज द स्टेट ऑफ इसराइल. सो अब वो शेप चेंज होगी ना, कि जब उन्होंने उसको रिकॉग्नाइज किया 67 बॉर्डर्स को, तो शेप पूरी की पूरी उन्होंने पकड़ के चेंज कर दी टू स्टेट सोल्यूशन की. सो ये इवॉल्व एवोल्यूशन ये होनी ही थी, ये डे वन पे हो जानी थी अगर उस वक्त
भी वो एक्सेप्ट कर लेते या एक्सेप्ट कर भी लेते, तो इसराइल ने तो उस वक्त भी इंटरनेशनल बॉर्डर्स को रिस्पेक्ट नहीं किया और अपनी सेटलमेंट्स बढ़ाते रहे कि जब इसकी जरूरत नहीं थी। सो इवेंचुअली उनके गोल्स तो हमेशा से यही थे और वही इवेंचुअली उन्होंने किया भी। और विच दिस इज वाई टू स्टेट सोल्यूशन वुड हैव failed even if the Arabs had accepted it from day one. Okay, thank you for answering that. Next, we will take Abdullah Majid. Abdullah, you can ask your question now. आवाज आ रही मेरी? जी आ रही है। हाँ जी, मेरा क्वेश्चन है कि ये जो लैंड है, ये जो सारा एरिया है, क्या ये शुरू से ही इनका इजराइल का था या पहले ये पैलेस्टीनियन भी रहते थे? मतलब अगर हम पीछे चले जाए ना, अगर हम हजरत मूसा के एरा में चले जाएं, तो ये क्या ये इनहेरेंटली इनका ही था या ये इजराइल का था? मतलब यहाँ पे इजराइल रहते थे। दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि एक जो थ्योरी आती है कि जब ये हुआ नहीं है, ये अटैक जब उन्होंने किया ये 7 अक्टूबर को हमास ने, तो ये थ्योरी आती है कि नेतन्याहू इसको सपोर्ट कर रहा था, पीछे से ये हमास को सपोर्ट मिली थी। तो क्या क्या ये कॉन्स्पिरेसी है या ये इसमें कोई हकीकत है? पहले मैं दूसरा वाला आपका सवाल कर देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा इसका जवाब छोटा है, तो मैं इसको मिस ना कर दूं बाद में एंड पे। दूसरा जो सवाल है ना, उसका जवाब ये है कि अभी दो लोग रिसेंटली हमास की लीडरशिप में शहीद हुए। वन वाज इस्माइल हनिया एंड द नेक्स्ट वाज याहिया सिनवार। तो इस्माइल हनिया की तो पूरी की पूरी फैमिली ऑलरेडी डेड है, शहीद हो चुकी है। तो ये जो लोग ये वाली थेरीज देते हैं ना, उनसे सवाल ये करना चाहिए कि यार अगर वो ये कर भी रहा था नेतन्याहू के कहने पे, या पैसे ले रहा था या डॉलर ले रहा था, तो वो छोड़ के किसके लिए गया है इतने सारे डॉलर्स? तो ये तो बिल्कुल ही एक बुलशिट रीजन है। हाँ, उनके कहने का एक पर्पस ये होता है कि जब टू स्टेट सोल्यूशन यासिर अराफात एक्सेप्ट कर रहा था, उस वक्त हमास इसके अगेंस्ट खड़ी हुई थी, स्टिल अगेंस्ट है, इन द सेंस कि वो इसराइल को अभी भी एक्सेप्ट नहीं करते। और इवन जब ये यूएस की गवर्नमेंट ने जब ये अब्राहम अकॉर्ड साइन करवाए, उस वक्त भी अक्टूबर 7 करके गजा के ऊपर हमला करने का राइट दे दिया गया इसराइल को। तो ये तो फिर हमास एक्चुअली जो भी कर रही है उसका फायदा तो इसराइल को हो रहा है, उसको बहाना मिल जाता है अटैक करने का। सो ये एक स्टूपिड लॉजिक है इन माय ओपिनियन। उसकी वजह ये है कि जो ऑपरेशन है ना, उसको बैकड्रॉप में रख के हमास के एक्शंस को देखना चाहिए हमेशा, क्योंकि ऑपरेशन कहीं पे भी काम नहीं हो रही। वेस्ट बैंक के अंदर तो हमास नहीं है, तो वहां पे तो मुसलसल अभी भी सेटलमेंट्स इंक्रीज की जा रही हैं इसराइल की तरफ से। सो इसलिए ये जो भी बंदा कहता है ना, वो पिक एंड चूज करता है फैक्ट्स को एक स्टोरी निट करने के लिए। और मिडिल ईस्ट का तो प्रॉब्लम इतना कॉम्प्लेक्स है कि आप इसको कहीं भी सिरा पकड़ने की कोशिश करें, आपको नहीं मिलता। आपको 2000 साल पहले जाना पड़ता है। आपने अभी हजरत मूसा का जिक्र किया, मतलब 2000 साल 3000 साल पहले जाना पड़ता है आपको जस्ट टू स्टार्ट द डिस्कशन। तो आप खुद सोचेंगे कितना कॉम्प्लेक्स इशू है। सो इसलिए अगर कोई बंदा एक चीज, एक फैक्ट पिक एंड चूज कर ले, तो उसके लिए बड़ा आसान है अपनी डिबेट को एक गलत रंग दे देना या उसको डीरेल कर देना। जो आपका पहला सवाल था रिगार्डिंग कि क्या ये हमेशा से इसराइलीज यहाँ पे ही रह रहे थे, आप अगर थोड़ा सा प्रॉफिट्स की भी हिस्ट्री को देखें ना, क्योंकि वो बाइबल से लेते हैं अपनी आर्गुमेंटेशन व्हेन दे टॉक अबाउट द किंगडम ऑफ जुडेया। तो हजरत यूसुफ जो हैं वो बेसिकली इजिप्ट में थे, और ये सारे वहां पे फॉलो करके उनके भाई जो थे वहां पे गए। उन्हीं के भाइयों को में से एक जो थे वो इसराइल थे, और उन्हीं को फिर बनी इसराइल अपना, उनके जो फादर थे उनको इसराइल कहा जाता था, उनकी फिर औलाद को बेसिकली बनी इसराइल कहा जाता था। फिर उनके अंदर जूडा जो थे वो उनके एक बेटे थे, और फिर वहां से ज्यूस और जूडाइज्म का जो बेसिकली रिलीजन है वो वहां उनके नाम से लिया जाता। सो इनका जो ओरिजिन था वो इजिप्ट से पहले का तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन इजिप्ट तक उनको ट्रेस किया जा सकता है कि दे केम टू इजिप्ट, एंड देन उसके बाद फिर इजिप्ट में ही हजरत मूसा ने वहां से उन्हें एक्सट्रैक्ट किया, निकाला, और फिर वो लेकर आए, और फिर वो इन्होंने कॉन्कर किया बेसिकली पैलेस्टाइन। तो अगर आपने इस आर्गुमेंटेशन में जाना है कि वो कहाँ पे उस वक्त कौन रहता था कौन नहीं रहता था, इतनी ही पुरानी कॉन्वर्सेशन के अंदर जाना है, तो फिर तो कहीं पे भी हर हर बंदा कहीं ना कहीं से मूव करके ही आया हुआ है। तो फिर आप हर बंदे को ही निकालना शुरू कर देंगे उसकी जगह से, तो फिर कहाँ पे ये स्टॉप कहाँ पे करेगी जाके सारी की सारी ट्रेन? रिसेंट टाइम्स के अंदर अगर आप देखेंगे ना, तो एक बुक है बेनी मॉरिस की, आई थिंक वो बुक है, और उसने ये लिखा हुआ है कि उसने जो विजिट किया टाइम मेमोरियल में पैलेस्टीनियन लैंड को, तो उसने एक पिक्चर पेंट की ऑफ विल्डरनेस, कि वो खाली जगह थी, वहां पे कोई नहीं रहता था, इसलिए ब्रिटेन ने प्रपोज किया कि यहाँ पे ज्यूस को मूव कर दिया जाए।
तो इसमें फिर बहुत सारे सवाल आते हैं। इसमें तो फिर यूएस की बहुत सारी जगह हैं जहाँ जो इनहैबिटेबल नहीं थी, जहाँ पे कोई नहीं रहता था, तो वहां पे क्यों नहीं एक स्टेट कायम कर दी गई, और इतनी ये डेंसली पॉपुलेटेड जगह पे क्यों कर दी गई। और फिर अगर आप उसके तखमीने ये भी लगाएं कि अब क्या पॉपुलेशन है पैलेस्टीनियंस की, तो इट विल बी वेरी हार्ड टू बिलीव कि एक वॉर टोर्न कंट्री या एरिया के अंदर लोग इतने सारे माइग्रेट होकर अचानक से ही आ गए कि 90% पॉपुलेशन तो नॉन ज्यूज की थी पैलेस्टाइन के अंदर 1922 के सेंसस के मुताबिक। तो इसलिए इतने अचानक से लोग तो माइग्रेट करके नहीं आ सकते थे ना वहां पे। तो लॉजिस्टिकली भी लॉजिकली भी ये चीज समझ में नहीं आती कि वहां पे हमेशा से यही ज्यूज रह रहे थे। और फिर बैलफोर डिक्लेरेशन इन इटसेल्फ एक डॉक्यूमेंट है जो कि उन्होंने खुद ही साइन किया हुआ है। सो डेफिनेटली उस वक्त पॉपुलेशन अगर उनकी थी भी वहां पे, तो वो बहुत ही मिनिमलिस्टिक पॉपुलेशन थी। Okay, we will move on towards our next question. आपके साथ feedback form भी chat में share हो चुका है, so you can fill that out for your feedback, suggestions, and opinions. Sadaf Parveen, you can ask your question now. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। Walaikum salam. तो मैंने कुछ अपनी सजेशन भी देनी है एंड आल्सो क्वेश्चन। पहले तो सजेशन दे देती हूँ ये कि द मेन थिंग जो अभी तो सिर्फ इसराइल ने यहाँ तक हमला किया, बट वी ऑलरेडी नो द ग्रेटर इसराइल प्लान, जिसमें आता है सीरिया भी आता है, लिबनान भी आता है, इवन दो मदीना का भी मतलब कुछ पार्ट है वो भी उसमें इंक्लूडेड है जो उनका ग्रेटर इसराइल का प्लान है। वी ऑलरेडी नो अबाउट दैट, दे आर जस्ट टेकिंग द लिटिल स्टेप एंड देन दे आर इंक्रीजिंग, और हम देखते हैं दैट इज विजिबल टू ऑल ऑफ अस कि देयर बाउंड्रीज आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। अब उन्होंने सीरिया पे हमला नहीं कर दिया, लिबान में किया नहीं है, तो दे आर मतलब उन्होंने स्टार्ट छोटे से किया एंड हम लोग को वो आराम आराम से कन्विंस करते जा रहे हैं, अच्छा ठीक है ये आप ले लें, अच्छा फिर ये ले लें, फिर ये ले लें। सो दे आर, और हमें तो अब ग्रेटर इसराइल का प्लान पता है, तो किस हद तक जाएंगे? ऑब्वियसली जब तक हम लोग कोई स्टांस नहीं लेंगे, एंड स्टांस इज ओनली द सिंगल वन के जब तक सारे मुसलमान इकट्ठे होके उसके खिलाफ जहाद नहीं करेंगे, उसके खिलाफ आर्म्स नहीं उठाएंगे। जाहिर बात है अगर इन्होंने डिस्कशन या निगोशिएशन से बात करनी होती तो अभी तक ये कर चुके होते। इन्होंने अभी तक निगोशिएशन से कोई बात नहीं की, तो इसलिए आज मुस्लिम उम्मा को इकट्ठे होगी, अगर हम इनके खिलाफ आर्म्स, इनके खिलाफ जहाद करते हैं, so that is only the single solution कि हम इनकी एक्सपेंशन को रोक सकते हैं। अदरवाइज नेगोशिएशन जो है वो आई डोंट थिंक सो बिल्कुल भी मैटर करती है, एंड दैट इज नथिंग फॉर देम बिकॉज एंड another thing is this कि their goal is very very clear, they know that they have to make the greatest right, but we don't have even have a single goal, even though जो PLO और हमास है इतनी छोटी सी टेरिटरी में भी अब दो मुस्लिम जमातें थी, तो दे हैव अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन देम। सीरिया में कितनी सारी जमातें थी और हर एक के अपने गोल्स होते हैं। सो द टाइम जब तक हम सब लोग सारी मुस्लिम उम्मा इकट्ठी नहीं होगी, सो दैट इज नॉट पॉसिबल टू स्टॉप देम फ्रॉम एक्सपेंडिंग डे बाय डे, और एक्सपेंशन तो बढ़ती जाएगी। ऑब्वियसली उन्होंने अपना ग्रेटर इसराइल का प्लान सब कुछ हो किया है, एंड माय क्वेश्चन इज दिस कि सदफ, बिल्कुल व्हाट आपके क्वेश्चन भी है तो वो पूछ लें, बाकी आपके कमेंट्स है एग्री। जब तक व्हाट विल बी द प्रैक्टिकल सोल्यूशन, मतलब अब क्या हो सकता है? अब टू स्टेट सोल्यूशन को अगर हम पीछे मान लेते ऑब्वियसली कुछ नहीं होना था, तो अब हम क्या करें? एंड सर साहिल अरीम का मैं एक दफा सुन रही थी कोई स्पीच, तो वो कह रहे थे कि टू स्टेट सोल्यूशन को आप जो मानते हैं तो वो हराम है और इस्लाम से जो है वो खिलाफ जाना है। इनका आज़म आल्सो डिनाई किया था स्टेट ऑफ इसराइल को। तो अब तो कंडीशन डिफरेंट हो गई है, सो बट अब हम इसराइल को गलत मानते हैं, बट उसकी एग्जिस्टेंस से डिनायल कर देना तो हकीकत से हट जाना नहीं होगा। और किसी चीज़ को एग्जिस्टेंस जब मानेंगे तो ही हम उसके खिलाफ जो है स्टांस लेंगे। सो हम उसको अपना एनिमी के तौर पे मान के उसके खिलाफ स्टांस लेना चाहिए, रादर देन हम बिल्कुल कहें कि नहीं ये एग्जिस्ट ही नहीं करता या हमने टू स्टेट सोल्यूशन को नहीं मानना। व्हाट इज योर सदफ, आपका पॉइंट? क्वेश्चन आ गया, मैं इसको आंसर करने की कोशिश करता हूँ। देखें, जहाँ आप सोल्यूशन मांग रही हैं ना, अभी इस सेशन का मकसद नहीं है कि हम सोल्यूशन मैं प्रेजेंट करूं। मेरा पर्पस था टू स्टेट सोल्यूशंस को पार्स करना। मैंने कोशिश की है कि मैं उसको करूं।
दूसरा जो है ना आपका क्वेश्चन के अगर उसके स्टेटहुड को एक्सेप्ट कर लिया जाए एंड देन उसको ट्रीट किया जाए एज एन एनिमी, सो वो एज एन एनिमी तो आप इन एनी केस ट्रीट कर सकते हैं, उसके लिए उसको एक्सेप्ट करना एज अ स्टेट ऑन अ ग्लोबल लेवल मेरा नहीं ख्याल ये जरूरी है। और तीसरी चीज ये है कि एक चीज जो मैंने आज इस सेशन में बताने की कोशिश की है वो यही की है कि एक इवेंट जब भी होता था ना इस पूरी की पूरी स्कीम ऑफ थिंग्स में, तो वो फिर एक डोमिनो की तरह अगले इवेंट्स को ट्रिगर कर देता था। चाहे वो 2000 के अंदर विजिट हो एरिल शरोन का टू द अक्सा कंपाउंड, वहां से लेके 2017 के अंदर उसको कैपिटल डिक्लेयर कर देना, एंड देन फिर उसके बाद बेनगवीर ने भी विजिट किया लेकिन वो रिएक्शन नहीं आया। सो ये एक एक्सेप्टेंस क्रिएट की जाती रही फ्रॉम देयर साइड, और मुस्लिम वर्ल्ड आहिस्ता आहिस्ता केव करता रहा एंड ग्लोबल पावर्स को नॉर्मलाइज करती रही बेसिकली। सो ये एक वॉर ऑफ इटरेशंस भी है, वॉर ऑफ वेपन्स भी है, वॉर ऑफ नैरेटिव भी है। सो उसको एक्सेप्ट ना करना, अगर आप वॉर ऑफ नैरेटिव के ही कार्ड्स प्ले करने के लिए भी कर रहे हो और सिर्फ टू अपहोल्ड द प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस ही कर रहे हो, तो भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हक इसी बात में है कि वहां पे जो इंडिजिनस पॉपुलेशन थी उसको राइट देना चाहिए था। सो ये रीजन है बेसिकली इसको मेरे मेरे ओपिनियन में इसको एक्सेप्ट ना करने के पीछे। अच्छा, हम एक और क्वेश्चन ले लें और उसके बाद फिर आई थिंक वी शुड एंड द सेशन। Okay, one last question. Varis Khwaja, you can ask your question now. जी अस्सलाम वालेकुम, I'm audible? Yes, you are. वालेकुम अस्सलाम, क्या आवाज आ रही है? सर मुझे थोड़ा सा आप कंफर्म कर दें कि आपका क्वेश्चन है या फिर आपका कोई आर्ग्यूमेंट है इस पेज पे टू स्टेट सोल्यूशन पे। सॉरी मैं समझा नहीं। अ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपका कोई आर्ग्यूमेंट है टू स्टेट सोल्यूशन पे या फिर आपका कोई क्वेश्चन है। Varis, you are supposed to ask the question here. आपका जो सवाल है आप उसे पूछ सकते हैं अहमद से। नहीं है, मेरा क्वेश्चन कोई भी नहीं है, मैं किसी भी ऐसे शुबे में नहीं हूँ इस मामले में। जो Okay. हुआ है उसको मजामत करें। Okay, then we can move on towards someone who Sure. has a question. Thank you for your time. Um, Tahrima. Tahrima, you can ask your question now. जी Tahrima, you can ask your question now. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो टू स्टेट सॉल्यूशन था इससे हमें ये चीज़ तो वाज़ेह हो गई कि जो भी चीज़ें हमें जो कह लें कि एक यूएन है या वर्ल्ड बैंक है जिनको हम अभी तक मुस्लिम उनकी जो लगाई हुई लिमिटेशंस को मानते हैं, उनकी कि ये हमारे लिए इंसाफ का फ़ैसला करेंगे। हम लुक अप करते हैं उनको कि अगर हमारे किसी भी कंट्री में कोई इश्यू होता है, जैसे कश्मीर का इश्यू हुआ था जब पार्टीशन में, तो हम लुक अप करते हैं कि वो इसको रिज़ॉल्व करें। तो ये तो हमें टू स्टेट सॉल्यूशन से भी और बाकी भी जो कश्मीर का भी इश्यू था, उससे हमें ये तो पता चल जाता है कि ये हमारे लिए कभी भी सॉल्यूशन नहीं करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली वो कभी भी फेयर जजमेंट नहीं देते। अगर देते भी हैं तो वो इम्प्लीमेंट नहीं होती। तो इसके लिए आपका क्या ख़्याल है कि हमें इन सारे जो टू स्टेट सॉल्यूशन से भी या जो भी सॉल्यूशंस या रेज़ोल्यूशंस प्रपोज़ करते हैं यूएन, वर्ल्ड बैंक या इस तरह की जो भी ऑर्गनाइज़ेशंस हैं जो वर्ल्ड सिक्योरिटी पे काम करती हैं, तो वो अब हमें उन पे कितना कोई ट्रस्ट करना चाहिए? बल्कि ऑब्वियसली नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं नज़र आ रहा कि वो कभी भी अनबायस्ड जजमेंट देते हैं, या देते भी हैं तो वो इम्प्लीमेंट नहीं होती। तो अभी हमें इस चीज़ को कैसे देखना चाहिए? क्या हमें मुस्लिम जो उम्मत है उनको अपना एक यूएन बनाना चाहिए जो फैसला करे, या फिर एक बेसिकली यानी किस तरह से हम इस इश्यू को रिज़ॉल्व कर सकते हैं, या फिर कैसे एजुकेट करें लोगों को कि हमें इस चीज़ के लिए खड़े होना है कि हम लोग अपने फैसले या अपने मसले खुद हल कर सकें। वही बात कि जैसे हम छोटे से अगर होते हैं किसी जगह पे भी, तो हमारे इख्तलाफात बहुत ज़्यादा जल्दी बढ़ जाते हैं। हमारा एक गोल नहीं है, एक लाइन नहीं है। तो इसके क्या सॉल्यूशन हो सकता है, या फिर इसको हम कैसे देख सकते हैं कि वाक़ई लोग इसमें अवेयर हैं या नहीं हैं? सॉरी मुझे आपका नाम नहीं मैं देख सका, लेकिन आपका सवाल आपने खुद ही उसका जवाब भी दे दिया है पहले पार्ट के अंदर, कि जब आप यूएन एंड बाकी ग्लोबल पावर्स को ट्रस्ट नहीं कर सकते, सो ऑब्वियसली वो आप उनको ट्रस्ट करने में नाइव हैं असल में, क्योंकि आपको लगता है कि शायद वो आपके ही इंटरेस्ट पे काम करेंगे या दे विल बी एबल टू अपहोल्ड द बेसिक
जस्टिस एंड मोरालिटी। और वो रिसेंट टाइम्स में भी आपको नजर आ गया कि यूएन ने बहुत जो है वो अपेरेंटली तो बड़ी भाग दौड़ की जब ये अक्टूबर 7 हुआ, बट उसका क्या रिजल्ट निकला? कुछ भी नहीं निकला। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने डिक्लेयर किया एक जो डिक्लेरेशन दी ऑन नेतन्याहू, उसका जो डिसीजन आया, उसके बाद भी क्या इम्पैक्ट आया? कोई इम्पैक्ट नहीं आया। वो सिर्फ कंट्रीज जिनको लगा कि यार और कुछ नहीं भी हो सकता तो एटलीस्ट इसको डॉक्यूमेंट कर दिया जाए इन हिस्ट्री, उन्होंने ये एफर्ट करके देख ली गए इसके ऊपर कोई रेजोल्यूशन हो जाए या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में वो चले गए, बट उसके ऊपर कुछ भी जो है वो प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं निकला। फ्रॉम द मुस्लिम वर्ल्ड पॉइंट ऑफ व्यू, आई थिंक अगर आपने इसको एड्रेस करना है इस आंसर को, तो आपको वो आंसर आपकी रिलीजियस ट्रेडिशन में मिलता है। बीट सीरा और उसके बाद जो कैलिफेट्स थी, उसके अंदर आपको इसके आंसर्स और एग्जांपल्स मिलती हैं कि मुस्लिम वर्ल्ड को क्या करना चाहिए था। मुस्लिम स्कॉलरशिप है, उसको भी इस चीज़ का बहुत बेहतर तरीके से आइडिया है, और वो जो चीज़ जिसके वो प्रोपोनेंट हैं, वो मेरे ख्याल में हिकमा की ड्रेसिंग में रैप अप करके वो बेसिकली जो चीज़ बेच रहे होते हैं या जो चीज़ प्रेजेंट कर रहे होते हैं, वो होती है कि आप फिलहाल इन एक्शन को जो है वो एक्सरसाइज करें, अदर देन टॉकिंग अबाउट व्हाट प्रिंसिपली शुड हैपन। सो ये एक प्रॉब्लम है इस वक्त जो मुस्लिम वर्ल्ड जिससे गुजर रही है, और उसका पहला स्टेप अवेयरनेस होता है, और उसके बाद फिर बाकी सारे स्टेप्स आते हैं। जिस स्टेप पे अभी हम हैं ऑन इंडिविजुअल लेवल एज वेल एज ऑन ग्लोबल उम्मा लेवल या विद इन दिस लोकल पाकिस्तानी लेवल, वो हम अवेयरनेस की स्टेज के ऊपर हैं। और इस स्टेज को इस लिहाज से तो मेरा नहीं ख्याल कि इसको किसी भी लेवल पे अंडरमाइन करना चाहिए कि हम कहें कि यार इससे कुछ निकल के नहीं आएगा। हाँ, अगर आप कहें कि आज मैं बात कर रहा हूँ, कल शाम तक मेरे पास कोई सोल्यूशन आ जाए, ऐसा नहीं होगा। इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी अ प्रोसेस। फर्स्ट वी हैव टू एक्नॉलेज कि यार नहीं, हम वाकई इस मामले में बहुत पुअर रहे हैं और हम पुअर हैं, एंड वी हैव टू फर्स्ट स्टार्ट acknowledging it and then start working towards creating awareness, and then followed by that and analyzing it critically. Of course I've tried कि मैं इस चीज़ को आप लोगों के सामने इस एंगल से प्रेजेंट कर दूं कि आप लोगों को क्रिटिकली ये बात समझ में आ जाए कि क्या मिसस्टेप्स थे, be it from the Arab states or from the UN or from the global community। तो और उसमें हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव को आज हमने कवर किया, कुछ टच अपॉन किया ऑन द पॉलिटिकल साइड, बट रिलीजियस एंड मॉरल साइड जो इसकी है, जिसमें वो ग्रेटर इसराइल वाला कॉन्सेप्ट आता है, या वो हदीस आती हैं जिसके अंदर एंड ऑफ टाइम्स डिस्कस होते हैं, उसके अंदर किस तरीके से इस पूरे के पूरे पैराडाइम को टच अपॉन किया गया। सो वो जब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर फिर आपको फर्दर क्लियर होगा कि इसके अंदर और कितने ग्रेव इश्यूज हैं, बट वो चूंकि साइलोज में डिस्कस होंगे एज अ मुस्लिम वर्ल्ड, तो इसलिए फिर इस डिस्कशन का उसको पार्ट नहीं बनाया गया। सो ये है। सो पहला तो सिचुएशन है कि जिसके अंदर अभी हम हैं वो अवेयरनेस का स्टेज है, एंड देन उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता वो स्टेजेस आएंगी कि जहाँ पे एक ग्रैंड आप समझ लें कि अवेयरनेस क्रिएट हो चुकी होगी, तो फिर इसके ऊपर इंशाल्लाह कोई एक्शन भी मुस्लिम उम्मा की तरफ से आ सकता है। हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम उसकी तरफ जा रहे हैं, डायरेक्शन उसकी तरफ रखें, और अगर कहीं हमें लगे कि हमारी स्पीड कम है या हमारा एक्शन स्लो है, तो हम उसको करेक्ट करने की कोशिश करें। दिस इज व्हाट आई बिलीव, and you are all welcome to disagree or give a better opinion, and then I'll be the one to follow that. So jazakallahu khair. Let's end the session, and I hope that there'll be a follow-up session to this, and I'll ask request Hassan के इसके ऊपर अगर हम कोई एक टास्क भी बना सकेंगे जिसके अंदर नेक्स्ट सेशन के अंदर participants should also come up with their research and augmentation, so that we can have a better and healthy discussion. Take care everyone. Allah Hafiz. Okay, thank you so much for your time and participation, to all the participants too. आप सब फीडबैक फॉर्म के अंदर अपने जो सवालात रह गए हैं उनको फिल आउट कर सकते हैं। बाकी आई वुड इनवाइट यू ऑल कि आप इस टॉपिक के ऊपर और सोचें, और जो सवालात अहमद ने हमें दिए हैं फॉर होमवर्क, इनके ऊपर रिसर्च करें, एंड लाइक ही सेड इसको अपने आर्ग्यूमेंट्स को प्रिपेयर करके लेके आए नेक्स्ट सेशन के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. We will see you in the next PF session. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.